तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नया साल की शुरुआत आप सभी का जो है सिलेक्शन का लिए हम चला रहे हैं क्लास। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, आज का जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है और इससे पहले हमारे 7 प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं और सभी का PDF आपको जो है टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जो है जल्दी से हम इस क्लास को देखते हैं। और पहला ही प्रश्न है सामान्य हिंदी से और कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कह रहा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका अपादान कारक। वाक्य में जिस वस्तु या स्थान से किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग अगर वहाँ पे अलगाव होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो जैसे आपका यहाँ पर होता है अपादान, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कामायनी छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का यह अंतिम काव्य रचना है जिसे उन्होंने 1936 में जो है प्रकाशित हुई है। आगे देखिए, कह रहा कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का गद्य जन्मदाता कहा जाता है। आगे कह रहा है यह मुँह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यह मुँह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो चौथे का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। कह रहा है कि दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो पाँचवें का देखिए अजीब हालत होना, ये नहीं होगा। बहुत जल्दी जल्दी होना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा भाग्य का चक्कर। क्या हो जाएगा? भाग्य का चक्कर, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए कह रहा कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। क्या कह रहा है? यह तो आपका बिल्कुल ही सत्य कह रहा है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये आपका जो है ये भी आपका करेक्ट हो जाए, ये भी आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अनेक नाम होना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है कि शायद पिताजी आ गए किस प्रकार का वाक्य है? तो शायद पिताजी आ गए किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे आपका देखिए आपका संदेह है, आपका संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। आज्ञा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ना आज्ञा दी जा रही है, ना ही इच्छा का बोध हो रहा है, ना ही संकेत दिया जा रहा है। यहाँ पर आपका संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि शायद पिताजी आ गए। कह रहा शुद्ध बर्तनी वाला वाक्य चुनना है। तो सूर्यपंखा आपका कैसा लिखा जाएगा? तो सूर्यपंखा जो आपका देखिए इस तरह से आपका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सूर्यपंखा जो आपका है वह लिखा जाएगा। कह रहा इस महाकाव्य में 16 डैश डैश हैं, रिक्त स्थान से भरने के लिए उचित शब्द आपको चुनना है। तो इसमें जो आपका 9 में भर देंगे हम सर्ग भर देंगे। इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। क्या हैं? 16 सर्ग हैं। इसका सर्ग का अर्थ क्या होता है? तो सर्ग का अर्थ होता है आपका ग्रंथ होता है। क्या होता है? ग्रंथ होता है। कह रहा अर्चना अत्यंत सुंदर क्या है? अर्चना अत्यंत सुंदर, यहाँ पे कह रहा कि वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेषण है? तो 10वें का ऑप्शन सी हो जाएगा सुंदर। सुंदर क्या है? तो अर्चना सुंदर है, यह उसका विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर। कह रहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। इसमें जो आपका हो जाएगा निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखांकित शब्द में आपका जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे आप दे रखा है ना, यही आपका निजवाचक हो जाएगा। कह रहा सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई, तो सतसई जो होता है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। सतसई द्विगु समास का उदाहरण है। और जिस समास पद का पूर्ण पद संख्यावाची हो और उसे द्विगु समास कहते हैं। और इस समूह में अथवा समाहार का बोध होता है। इससे जैसे पंचवटी,
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिग हो जाएगा, तत्पुरुष नहीं होगा, आपका दिग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि देखिए किताबों में भी बहुत आपका मिसप्रिंट दे रखा है, तो इसमें सत्य सही यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। विकल्प हम जो है सी ऑप्शन इसमें लगा देंगे। कह रहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ होगा। तो मजहब है, गुण है, सत्कर्म है और कर्तव्य है। तो 14 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, गुण बात हो रही है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में धर्म क्या है, वह शब्द का तात्पर्य गुण से है। तो अलंकार का प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न होता है। कह रहा कि कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए आपको क्या यहाँ पे क्या लगाना चाहिए। तो कौवा के अंत में ई लगाते हैं, या कौवा के अंत में आनी लगाना पड़ेगा, या स्त्री या मादा लगाना पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, बस आपको मादा लगाना है, कौवा मादा ऐसे आपको बुलाना है, ऐसे आपको जो है कौवा मादा लगाना है। कह रहा भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहा जाता है। तो देखिए इन्हें भूगोल वेता कहा जाता है। पूरा तत्वी वेता नहीं होगा, ना ही आपका नृतत्व शास्त्री होगा, ना ही भूकंप वेता, ये आपका हो जाएगा भूगोल वेता हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तत्सम नहीं, आपका वह तद्भव निकलेगा। तो ये देखिए आपका नरक हो जाएगा। क्या, ये आपका नरक हो जाएगा। और इसे अगर हम इसको क्या बनाएं, तो अगर हम इसको तत्सम बनाएं तो आपका नर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नर्क आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो 18 का बी हो जाएगा। तोएज जो है आपका है, ये तोएज दे रखा है ना, ये आपका ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऐसे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हैं आपका पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द आपका जैसे आपका बादल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जलद, धन और अभ्र, ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये सब आपके जो है बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। कह रहा स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा। तो स्वर्ग का उल्टा पूछ रहा है, तो स्वर्ग का आपका होता है नर्क होता है। क्या होता है, नर्क होता है। और कह रहा है कि नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ बताना है। नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ बताना है। तो देखिए 20 नंबर है ना, तो 20 का हो जाएगा मदद करके मदद की उम्मीद करना, ये भी नहीं होगा। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। घृणा के बदले प्रेम और कष्ट सहकर परोपकार करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। कह रहा 21 से 25 तक कविता की पंक्ति को पढ़कर निम्नलिखित उचित विकल्प चुनना है। कह रहा एक ही दिया स्नेह से भरा, एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा। और झिलमिल हवा का तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, और सत्य का स्वरूप नौजवान था जो चला गया सदा ही सुधार पर। तो क्या कह रहा है, हवा क्यों तिलमिला रही है, ये आपका गद्यांश के अनुसार पूछ रहा है। तो हवा क्यों तिलमिला रही है, तो दिए के निरंतर जलने से। किसके, तो दिए के निरंतर जलने से, ऑप्शन नंबर बी हम लगा देंगे। कह रहा कि ईद का चाँद किसे कहा जाता है। तो ईद का चाँद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, या तो शहीद को कहा जाता है। किसको, तो शहीद जो एक बार हो गया उसे आप दोबारा नहीं जो है वो आपकी धरती पर नहीं आ सकता। यानी शहीद को क्या है, तो शहीद जो हो गया तो आपका हमेशा के लिए वह शहीद हो गया। तो इसी को हम ईद का चाँद कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लगा देंगे। कह रहा शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है। तो शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है, वह सच्चा इंसान होता है। क्या होता है, वह सच्चा इंसान होता है जो बॉर्डर पर हमारी जो है देश हमारी और देश की रक्षा के लिए अपने बलिदानों अपने जो है शरीर को बलिदान तक कर देता है। और कह रहा है कि कविता में अंधकार शब्द से आशय क्या है। कविता में अंधकार शब्द से आशय क्या है,
तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुराइयाँ। क्या हो जाएगा? अंधकार का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बुराइयों से हो जाएगा। कह रहा है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय बताना है। दर्शनीय, जब दर्शनीय बोलेंगे ना आप, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ई निकल के आएगा। इसमें आप देखिए बड़ी ई लगी हुई है, इस वजह से बड़ी ई इसमें से लगाएंगे। ये मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब जी के सॉल्व करते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की है? तो बैबल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और अगस्त प्रस्ताव। तो देखिए ऑप्शन इसमें हमारा जो हो जाएगा विकल्प नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की स्तुति की है। इस आयोग ने जो है सिफारिश की थी कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश, भारतीय और देश राज्य सम्मिलित हों, जो विदेश मामलों और प्रतिरक्षा और सूचनाओं का नियंत्रण और उसे उपर्युक्त विषयों का आवश्यक वित्त संग्रह की शक्ति प्राप्त होता हो। कह रहा कि राज्यपाल द्वारा रोके गए किस राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार यानी वीटो होता है? तो पॉकेट निषेधाधिकार ये तो आपका होता नहीं है। चलिए और आगे ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निलंबन का निषेधाधिकार हो जाएगा। पूर्ण निषेध अधिकार राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है, जो संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक के लिए उसकी मंजूरी को रोक देता है। एक बार विधेयक वापस लाने के बाद यह समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। इसके अलावा अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारों के लिए कुछ राज्य विधायकों को आरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति इस मामले में पूर्ण निषेधाधिकार लगा सकते हैं। कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो आपका यंगास्कांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और आपका हुआंगाहो नदी। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यांग तिस्क्यांग नदी। यह देखिए आपका 6300 किलोमीटर है। कितना? तो 6300 किलोमीटर की लंबाई के साथ चीन के यांगसी नदी एशिया में सबसे लंबी लंबाई के मामले में। इसके बाद येलो रिवर आपका हुआंग है, मेकांग, लीना नदी और आपका इर्सिस नदी। कह रहा कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो कन्नौज का ये जो युद्ध है वह किन के बीच लड़ा गया? तो देखिए मुगल और बहादुर शाह और मुगल और इलियास शाह और मुगल और हेमू के बीच नहीं, ये आपका मुगल और शेर शाह के बीच। कन्नौज की लड़ाई 17 मई और यह कब हुई थी? तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। शेरशाह के अधीन अफगानों ने मुगलों को करारी शिकस्त दी। हुमायूं युद्ध के मैदान से भाग गया। उस दिन वह अगले 15 वर्ष तक एक भगोड़े के रूप में रहा। कह रहा कि गैनीमीड अब तक हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? तो शनि, सैटर्न, बृहस्पति, जुपिटर, वरुण, नेपच्यून, अरुण और यूरेनस। तो 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। देखिए गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह यानी चंद्रमा है। यह सौरमंडल के उपग्रह में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है और सौरमंडल में 9वें सबसे बड़ा पदार्थ है। बिना किसी वास्तविक वायुमंडल का यह सबसे बड़ा है और गैनीमेंडल की खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी। किसने? तो गैलीलियो ने की थी और इनके द्वारा बताई गई थी। इसका नाम एक राजा के पौराणिक ग्रीक बेटे के नाम पर रखा गया था, जिसे ज्यूस द्वारा एक बाज के रूप में आकाश रखा गया था। सूर्य का प्रकाश हमारे जो है लगभग कितने समय तक पहुंच जाता है यानी पृथ्वी पर? तो अगर बात करें एग्जैक्ट का तो 8 मिनट आपका 22 सेकेंड लगता है। यहाँ पर आपका डेटा जो दे रखा है 8 मिनट और 8 मिनट लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पहले प्रथम क्षेत्र में आपका कौन कौन आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो आपका आएगा वह आपके माता पिता, आपके दोस्त, ये सब आएंगे। और द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में
जैसे आपका स्कूल आ गया, और आपके रिश्तेदार हो गए हैं। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र में आपके वस्तुओं का परिवहन, जैसे आपका बैंक, वस्तुओं का परिवहन। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, मेले में जा रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका तृतीयक, आपका अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में आता है, वस्तुओं का परिवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट कर देंगे। और तृतीयक क्षेत्र में यह सेवा क्षेत्र से 3 क्षेत्रों के सिद्धांत पर आधारित होता है। 3 आर्थिक क्षेत्रों में जो है तीसरा क्षेत्र इस प्रकार वस्तुओं को परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देखिए, ये तो मैंने आपको सीटेट से रिलेटेड बताया, लेकिन यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें पूछ रहा है ना। तो देखिए, अगर देखिए आपका तीसरा तो आपका हो जाएगा क्या, तीसरा जो जाएगा वो आपका वस्तुओं का परिवहन से हो जाएगा। तीसरा आपका वस्तुओं के परिवहन से हो जाएगा। और दूसरा सा क्या संबंध है, तो उद्योग के लिए, किसके लिए, तो दूसरा जो हो जाएगा आपका उद्योग के लिए। और पहला अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि और क्या आता है, तो आपका कच्ची सामग्री आता है। तो इसी से देखिए, इसी से रिलेटेड आपका पूछता है सीटेड में, आपका सीटेड में भी पूछता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो वही आपको मैंने बताया, लेकिन आपका यहाँ अर्थव्यवस्था के आधार पर पूछ रहा है, तो आपको जो है प्रथम क्षेत्र में आपको लगाना है, थर्ड क्षेत्र में आपको वस्तुओं का परिवहन लगाना है, सेकेंड में आपको उद्योग, और फर्स्ट में आपको कृषि। आगे देखिए, कह रहा भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश डैश प्रकाशित करता है। तो भारत सरकार, यहाँ पे आपको डबल कर रखा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग। तो 58 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें आपका 2 इसमें समान दे रखे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम इसमें, कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे मुख्य सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन पर तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का दृष्टिकोण होता है। कह रहा कि सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लाने के बाद लागू कायदे कानून को डैश डैश कहते हैं। तो तख्तापलट, हड़ताल, मार्शल लॉ और राजनीतिक बंदी। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ शासन का एक प्रणाली में संबंधित है। यह प्रणाली तब तक लागू होती है जब साम्राज्य, प्रशासन और न्यायपालिका की बागडोर सैन्य अधिकारियों को सौंप दी जाती है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो 60 का ऑप्शन नंबर हम सी लगा देंगे, प्रधानमंत्री हो जाएगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री को सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में संशोधित किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, इसकी तुलना में प्रधानमंत्री राष्ट्र का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और राष्ट्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो ऑप्शन है उष्मगति की दर्पण छवियाँ, रेडियोधर्मिता और एक्सरे। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियोधर्मिता का। 1903 में मैडम क्यूरी को रेडियोधर्मिता पर उनके काम के लिए उनके पति पियरे क्यूरी और हेनरी बैक्वेरेल के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, तो आपका 1911 में। 1911 में मैडम क्यूरी ने रेडियो और पोलेनियम की खोज की और रसायन विज्ञान में उन्हें दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। कह रहा डैश डैश तब होता है जब एक सरकारी कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उधार धन को छोड़कर उत्पन्न करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। उत्पन्न करता है क्या, तो चालू घाटा है, बजटीय घाटा है, राजस्व घाटा है और आपका राजकोषीय घाटा है। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। एक राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय राजस्व से अधिक होता है और ऋण के पैसे को छोड़कर होता है। राजकोषीय घाटा एक खाई है जिसके द्वारा सरकार का कुल व्यय सरकार के कुल उत्पन्न राजस्व से अधिक होता है। कह रहा कि यूरान सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो पियरे म्यूरी और सैंटियागो रेमन बाइकेंजल, हेनरी मोसली, लुइस अल्बारेज। तो 63 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा आपके सैंटियागो रेमन बाइकेलेज।
यह मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कैमिलो गैल्की और आपके सैंटियागो रामोन बाई काजल का तंत्रिका तंत्र की आंतरिक सुंदरता को प्रकट करने के लिए इन्हें दिया गया था। काजल की मस्तिष्क की सूक्ष्म संरचना के सैद्धांतिक जांच ने उन्हें आधुनिकता का अग्रणी बना दिया। वह वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले स्पेनिश मूल के पहले व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम में भारत के व्यापार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता बनी थी? तो जो आयात की अधिशेष, आयात की कमी, निर्यात की कमी और निर्यात के अधिशेष। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निर्यात का आपका अधिशेष। अब क्या है? औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बड़े नियंत्रित अधिशेष की अवधि थी, लेकिन इस अधिशेष की परिणाम स्वरूप भारत में सोने और चांदी का कोई प्रवाह नहीं हुआ, बल्कि इसका इस्तेमाल ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित कार्यालय पर खर्च करने के लिए, भुगतान करने और युद्ध में खर्च के लिए किया गया था। कह रहा विलियम क्रूक्स एक भौतिकी रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो ऑप्शन है प्लेटोनियम, जर्मेनियम, थैलियम और बेरिलियम। तो इन्होंने किस तत्व की खोज की थी और नामकरण किया? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थैलियम का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थैलियम का। 1861 में। कब? तो 1861 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी केमिस्ट विलियम क्रूक ने अपने स्पेक्ट्रम में एक चमकीले हरे रंग की उत्सर्जन रेखा के साथ एक पूर्व अज्ञात तत्व की खोज की और ग्रीक थैलस को एक हरे रंग की गोली का नाम थैलियम रखा, जिसे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद के लिए किया जाता है। कह रहे यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो स्कर्वी है, टाइफाइड है, मलेरिया और आपका रक्त अल्पता है। तो ये जो हो जाएगी आपकी टाइफाइड, यानी आपको मियादी बुखार हो जाएगा। टाइफाइड बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला एक सामान्य बीमारी है। यह एक विश्व व्यापारी रोग है। रोगी के मलमूत्र एवं थूक के संपर्क में आया भोजन और जल ग्रहण करने से मनुष्य इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है। इस रोग आपके साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। कह रहा कि कॉफ़ी, कोको और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्कलॉइड क्या है? तो कोकेन है, मार्फिन है, टेनिन है और कैफीन है। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा। कैफीन आपका C8H10N4O2 के एक आपके एल्कलॉइड है जो कॉफ़ी, चाय और कोला नट में विशेष रूप से पाया जाता है। इसका उपयोग शक्तिवर्धक और मूत्रवर्धक औषधि के रूप में किया जाता है। कह रहा कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? सीसा है, एल्युमिनियम है, निकेल और तांबा है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जो है निकेल उच्च सुपर मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। यह धात्विक पदार्थों का एक असामान्य वर्ग है जिसमें अपवाद रूप से तापमान सहन करने के लिए उच्च क्षमता, कठोरता और प्रतिरोधकता शक्ति पाई जाती है। कह रहा रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका वल्कनीकरण है, त्वरण है, सल्फोनेशन है और गैल्वेनाइजेशन है। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसे वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रबर को अधिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें सल्फर और इसके समान अन्य वस्तुओं को गर्म करके बनाया जाता है। यह संयोजी पदार्थ पृथक बहुलक और श्रृंखलाओं के बीच पुल यानी ब्रिज का निर्माण कर बहुलक को रूपांतरित कर देता है। कह रहा भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर बात करें, मध्य प्रदेश में आपका मूंगफली और आपका यह कह सकते हैं सोयाबीन, यहाँ से आपका अधिक मात्रा में निर्यात होता है। कह रहा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दाल उत्पादक वाला राज्य है और मध्य प्रदेश के कुल दाल उत्पादन में 24% का योगदान है। कह रहा एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो एशिया का सबसे लंबी नदी अगर कौन सी हो जाएगी? आपका
यांग तसजी नदी हो जाएगी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। और कह रहा है कि वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईंट पर नाच यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके जे थॉमसन हो जाएगा। इसका एक ही ट्रिक है। ईंट यानी आपका इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, और पर यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और नाच का यानी न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक हो जाएगा। तो ये आपका ईंट पर नाच, यही आपका जो है शॉर्ट ट्रिक होता है। आगे देखिए 73 नंबर पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब था तब वह 13 वर्ष का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो 73 का 73 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में जो है अकबर का जो है जन्म हुआ था, और इसे अमरकोटा में इसका जन्म हुआ था, जहां उसके माता पिता को हिंदू शासक राजा प्रताप ने जो है शरण दी थी। हुमायूं के निर्वासन को विस्तारित अवधि के दौरान अकबर का काबुल में उसके पैतृक चाचा कामराज मिर्जा और उसकी अस्करी मिर्जा द्वारा लाया गया था। 13 साल की उम्र में 1556 में एक संरक्षक बैरम खान के देखरेख में सिंहासन पर वह बैठा। कह रहा कि भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो कह रहा सिटी ऑफ गेटवेज, अमर जीवन, बियॉन्ड द जंगल, और माय रेमनिस जी से। तो 74 का ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हम बी लगा देंगे, अमर जीवन हो जाएगा। रस सुंदरी देवी एक बंगाली लेखिका हैं जिन्हें अमर जीनब यानी मेरा जीवन शीर्षक वाली पहली पूर्ण आत्मकथा के रूप में पहचाना जाता है। वह 1876 में प्रकाशित हुआ था। रस सुंदरी देवी एक आत्मकथा लिखने वाली भारतीय महिला थी और आत्मकथा लिखने वाली पहली बंगाली थी। कह रहा लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनपा जनजाति। अब यहाँ क्या देखिए क्या कह रहा है 76 नंबर में। कह रहा कि रेणु अपने रेणु अपने 9 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल लगवाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिसे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल के काटे बगैर लग जाएं? तो देखिए इस तरह से अगर कमरे का क्षेत्रफल देखें तो आपका कितना दे रखा है 9 मीटर, और आपका कितना दे रखा है 7 मीटर। 9 मीटर आपका लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है, तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 63 मीटर। कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 63 मीटर। और बात करें तो ये आपका मीटर में दे रखा है ना, इसे हम सेंटीमीटर में बना देंगे। तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए जो है क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 63,000। अब बात करें तो देखिए, और यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सी खरीदे जिससे फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। अगर हम क्या करें तो 63 अगर आपका तो चलिए मैथ बाद में देखते हैं। पहले जो है हम इंग्लिश सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है सबसे पहले हिंदी जीके, उसके बाद इंग्लिश, फिर लास्ट में मैथ है। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट आपका अप्रोप्राइट वर्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट डैश डैश ऑफ ओशन इन द वर्ल्ड। तो आपका देखिए 26 में, तो 26 का ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोड्यूसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपको क्या भर देना है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रख देना है, प्रोड्यूसर आ जाएगा। तो कह रहा है इंडिया इन द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी उत्पादक है आप काटन इन द वर्ल्ड का। और देखिए कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोसिएटेड फॉर वर्ड इन द फीलिंग। यहाँ पे भी आपको 27 में भी जो है खाली जगह पे आपको जो है भरना है
कह रहा द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट बियरिंग ए सूट एंड टाई एट द वर्क पैलेस कुड नॉट क्रिएट अ बैड आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका इम्प्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वर्क पैलेस कुड क्रिएट ए बैड इम्प्रेशन ऑन क्लाइंट्स, ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेंस टू ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर दे रखा है। कह रहा था कि जापानीज आर्टिस्ट यो नागाओ वाज बिजी स्प्लैशिंग, तो जापानी आर्टिस्ट यो नागाओ वाज जो है बिजी स्प्लैशिंग इन बाल फ्रॉम कलर्स। ऑप्शन ए है स्प्लैशिंग इन द बाल वाज बिजी। इसमें जो आपको क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। 28 नंबर में तो अब देते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ आपका फ्रॉम कलर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो एरर के तौर पे हो जाएगा आपका फ्रॉम कलर्स हो जाएगा। फ्रॉम कलर्स के स्थान पर विथ कलर्स होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका विथ कलर होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी तब हमारा जो है सही हो जाता है। कह रहा इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेंस टू ग्रामेटिकल एरर, फिर आपको ग्रामेटिकल एरर ही बताना है। कह रहा द डोन वैली विथ ए लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो ऑप्शन में है लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम द टॉप एट नाइट और विथ ऑल इट्स लाइट्स। तो 29 में देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका लुक ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, लुक ब्यूटीफुल के स्थान पर लुक्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए लुक्स होना चाहिए। लुक्स ब्यूटीफुल का प्रयोग होगा। कह रहा कि सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, आपका सोबर। सोबर का आपको यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है। तो 30 का देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। सोबर का अर्थ क्या होता है, तो गंभीर, यहाँ पे आपका शांत कह सकते हैं एक तरह से इसको। सोबर का अर्थ होता है आपका शांत हो जाएगा। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अगर अपोजिट देखें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एजिटेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लगा देंगे। और कह रहा है यहाँ पे फिर यहाँ पे आप एंटोनिम्स बताना है। गिवन वर्ड आपका सेवर भी दे रखा है। तो देखिए 31 का अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीधी राह से फिर जाना। क्या हो जाएगा, सीधी राह से जो है फिर जाना। अब इसका अगर अपोजिट देखें तो हमारा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा आपका स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका अपोजिट। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिचुएशन इन द सेगमेंट underline segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. कह रहा हिज स्कूल वाज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, यानी उसका जो स्कूल है वो 7 किलोमीटर उसके घर से दूर है। कह रहा आई वंडर्ड हाउ टू कवर्ड सो लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन फुट, यानी वह कह रहा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वह पैरों से यानी वह पैदल इतनी दूर कैसे जो है इतना दूरी कवर करती है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 32 में तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सच ए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी आपका विदाई दर्शाने हेतु तो यहाँ पर किया जा सकता है। तो पहले और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द सिचुएशन अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इज द आपका सब सिचुएशंस आर रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। कह रहा कि वी कैन लाइव विदाउट वाटर विल बी, यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो 33 नंबर में हमारा कैन भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा। जहाँ पर आपका यहाँ पे टैग की संरचना हुई थी अलेक्जेगरी वर्ब का जो है मेन सक्सेस प्लस आपका सब्जेक्ट, मेन वाक्य में अलेक्जेगरी वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विल बी की जहाँ पे आपका कैन भी कर सकते हैं, कैन भी। कह रहा कि 34 से 38 तक अब यहाँ पे आपको जो है भरना है। क्या भरना है,
कह रहा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ऑर्गेनाइज लास्ट ऑफ मुगल्स देयर। और 34 पे आपका क्या भरा जाएगा, तो 34 में आपका भरा जाएगा बेयर। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे भरा जाएगा। 34 में आपका बेयर भरा जाएगा। और 35 में क्या भरा जाएगा, तो 35 में कह रहा है कि आपका वेयर वाज रिवोल्ट्स इन द आपका मार्थास। तो देखिए यहाँ पे आपका बेयर भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 35 में क्या भरा जाएगा, तो 35 में आपका दीज होगा ना, हाँ दीज होगा। यहाँ पे आपका 35 में आपका दीज होगा। उसके बाद बात करें 36 में, तो 36 में आपका ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा मैनी। यहाँ पे आपका क्या आएगा 36 में, तो यहाँ पे आपका मैनी आ जाएगा। और 37 में आपका क्या आएगा, तो 37 में आपका जो आएगा, आगे देखिए ऑप्शन और भी देखते हैं 37 में। तो स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप जो है उसे फिलिंग ब्लैंक कर सकते हैं। तो आपका यहाँ भरा जाएगा डिस्ट क्या क्या दे रखा है, तो आपका डाइसेंटीग्रेड दे रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे भरा जाएगा। और 38 में देखिए 38 में आपका क्या, तो ब्रोकअप हो जाएगा, ब्रोकअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 में भी आपका डी भरा जाएगा, ब्रोकअप हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा गिवन द वैल्यू आर फोर जंपल, यानी आपका देखिए 4 सेंटेंस दे रखा है, इनको आपको जो है अरेंजमेंट करना है। अब 38 नंबर में, तो मैं एक बार ऑप्शन आपको बता दूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका जो है नंबरिंग में बताता हूं। तो देखिए आपका CBAD, यानी CBAD किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका C आएगा, उसके बाद आपका B आएगा, उसके बाद आपका A आएगा, उसके बाद आपका D आएगा। ये आपका इस तरह से आपका नंबरिंग होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको जो है इसी तरह से आपको जो है बैठाना इसे। और ग्रामेटिकल, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा BACD, यानी सबसे पहले आपका एक, फिर आपका दूसरा, फिर आपका तीसरा, उसके बाद चौथा। इस तरह से आपका ये आपका अरेंजमेंट होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे मिला लीजिएगा। आगे देखिए 41 तक फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा। सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एक्टिव पॉसिव वॉइस फॉर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्टेड द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस सम सेंटेंस इन पॉसिव एक्टिव वॉइस। कह रहा आई वाज ओब्लाइज्ड टू लीव। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि आपका क्या क्या दे रखा है आपका सरकम सेंटेंस आपका ओब्लाइज्ड मी टू लिव, यानी आपका सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका और आपका इन्फिनेटिव। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे। कह सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यानी ऑन टेंटरुक दे रखा है ना, इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनसेक्सियस हो जाएगा, यानी बेचैन होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेरा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन गिवन आइटम लैंड एंड ईयर। तो 43 का क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक सुनना। ऑप्शन नंबर 2 पे अटेंशन टू, यानी ध्यानपूर्वक सुनना। अब 44 से 45 तक आपको देखिए क्या दे रखा है। अब यहाँ आपको गद्यांश दे रखा है और इसे जो है ऑप्शन के तौर पर आपको लगाना है। कह रहा है कि 4 वर्ड्स आर बीन गिवन द वर्ड सिलेक्ट द स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है कि आपको इनकरेक्टली यहाँ पे आपको स्पेल्ड दे रखा है और सिलेक्ट आपको मिस स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है। तो 44 में आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका डेरा साइनेट दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, डेरा साइनेट। 44 है ना, 44 का 1 मिनट 44 का देखने दीजिए। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एक्सेशन दे रखा है ना, एक्सेशन का अर्थ क्या होता है, तो आपका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ACC लगेगा। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद ESION, ये आपका जो है ACCESION। यहाँ पे आपका ACC, यानी यहाँ पे आई आपका नहीं रहेगा। यहाँ पे जो आई दे रखा है ना, आई इसमें आपका नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, तो इसका आपका हो जाएगा देखिए A और आपका CC और ESSION
ON हो जाएगा। ये आपका जो है इसका सही सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, तो आपका डबल एस रहेगा। जहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आपका एसेशन दे रखा है, यहाँ पे आपका डबल एस लग जाएगा, इस वजह से आपका ये शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पे 45 में क्या आपका जो हो जाएगा, तो 45 में ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है आपका, डिटोरियरेशन दे रखा है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। अगर इसको शुद्ध लिखे तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, तो DETRIOR। यहाँ पे देखिए ई की जगह आपका देखिए यहाँ पे ई लिखा है ना, यहाँ पे बस आपको ए कर देना है, तो आपका ये आपका है शुद्ध हो जाएगा। कह रहा कि 46 से 47 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सिचुएशन फॉर एस ग्रुप ऑफ बर्ड। तो ग्रुप ऑफ बर्ड के लिए आपको एक शब्द चुनना है। कह रहा एट राइट स्टोरियोपाइड एक्सप्रेशंस। तो 46 का ऑप्शन नंबर देखिए, 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लाइची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लाइची, यानी मीन से पारेसिस ऑफ ओपिनियन दैट ओवर यूज एप्रचुअली। ये आपका क्या मुहावरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 47 को जाएगा आपका ए पार्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग डूइंग समथिंग। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मोडस ऑपरेंडी हो जाएगा। क्या, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जीवन पद्धति क्या हो जाएगा, जीवन पद्धति, यानी बैड बोसेस ऑफ ऑप्टेन हैविन रिकोनाइजेबल मोडस ऑपरेंडी। अब यहाँ पे आपको 48 से 49 तक इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच एक्सप्रेसेस मीनिंग इन द गिवन वर्ड। पेरियल का आपका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो 48 का पेरियल का अर्थ क्या होता है, तो आपका खतरा होता है। क्या होता है, खतरा होता है। अब देखिए इसका जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा डेंजर। क्या हो जाएगा, पेरियल यानी खतरा, इसका हो जाएगा डेंजर यानी खतरा। और कह रहा है कि आपका ऑस्टर क्या दे रखा है आपका, ऑस्टर परस दे रखा है ना, 49 का इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है आपका प्रचंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका अर्थ आपका प्रचंड होता है। और इसका जो आपका बात करें पर्यायवाची, तो सुनामी से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लेमरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कह रहा है 50 नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको कह रहा है क्या बताना है आपको, संतेश द डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, द मैन से वी आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। तो 50 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, द मैन सेड यहाँ पे लग जाएगा दैट दे वे आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। तो अब देखिए, अब यहाँ से मैथ हम शुरू करते हैं। कह रहा रेनू है अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल लगवाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से अगर वह कौन सी साइज खरीदे जिससे फर्श पर टाइलें किसी टाइल को बगैर काटे जो है लग जाए, यानी पूरी बराबर बराबर आ जाए, उसे काटने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए अगर बात करें तो आपका कितना दे रखा है, तो आपका यहाँ पे 9 मीटर आपका लंबा है और आपका 7 मीटर क्या है, तो आपका चौड़ा है। 7 मीटर चौड़ा है तो आपका कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 आपका मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63 मीटर आपका ये हो जाएगा। अब इसे क्या बनाना है, तो अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाए तो आपका कितना हो जाएगा, 6,63,000 आ जाएगा, 6,30,000 आ जाएगा, 6,30,000 हो जाएगा। अब 6,30,000 को क्या करेंगे, हम 2 भाग में तोड़ देंगे। अगर 2 भाग में तोड़ते हैं तो आपका 1575 और गुड़े आपका 400 में आपका यह 2 भाग में टूट जाएगा। अब आपका 1575 और 400 में हमने इसे तोड़ दिया। अब 1575 को फिर हम तोड़ देंगे, किस में तोड़ेंगे, तो ये आपका तोड़ेंगे 35 गुड़े, देखिए 35 गुड़े हम तोड़ देते हैं इसमें आपका 345 में इसे तोड़ देते हैं एक ब्रैकेट में, और इधर हम कर देते हैं 400।
400 कर देते हैं। अब देखिए 35 गुणे आपका 45 सेंटीमीटर साइज वाली टाइलें जो है फर्श पर लगेंगी। तो 35 गुणे आपका 45 क्या हो जाएगा, 35 गुणे 45। तो ऑप्शन नंबर जो है हम सी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम जो है इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आपका देखिए किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या बताना। तो इसके लिए ये आपके लिए रहेगा होमवर्क और इसे जो है आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कमेंट में इसे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। और चलिए हम 84 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 78 नंबर कह रहा है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो। तो 7 का गुणज इसमें आपका कौन सा, अगर बात करें 7 का गुणज कौन सा होगा, तो 7 दूना आपका 14 हो जाएगा और बचेगा कितना, तो 5, तो आपका बचेगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें अगर हम सी देखें तो आपका क्या हो जाएगा, 96 कट जाएगा। कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। तो यहाँ अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 दूना आपका 14 हो जाएगा और बचेगा कितना, तो आपका 5 बचेगा। और तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 56। तो आपका देखिए ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सी जो आपका जो है, ये आपका जो है अपशिष्ट आपका हो जाएगा 196। आगे देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि 30, 36 और 42 के सभी छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंडों का जो है गुणनफल आपको बताना है। तो 79 नंबर में 30 और 42 का सबसे छोटा सर्वगुणज क्या हो जाएगा, तो 1260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। और जो है सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड हो जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह आपका 6 हो जाएगा। अब 1260 गुणे आपका 6 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 शून्य शून्य और 6 6 छक्का 36 यानी 7560 आ जाएगा। कितना, 7500 ही आपका 60 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, तो देखिए 7560 ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इन्हें क्या करना है, तो 36 और 42 का जो क्या लेना है, तो आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1260 और जो आपका 6 आपका सब में है तो आपका 6 से गुणा कर देंगे इसे। कह रहा हीरोन के सूत्र का उपयोग करके 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 80 नंबर है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका पहले हम निकालेंगे एस ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो आपका कितना है, इनको जोड़ देंगे तो आपका ये आपका कितना हो जाएगा, 84 आ जाएगा। और अपान का 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 42 आ जाएगा। 42 आ जाएगा। अब देखिए इसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपका एक सूत्र होता है, क्या होता है, एस माइनस ए और क्या हो जाएगा, एस माइनस बी और क्या हो जाएगा, एस माइनस सी। इसी पे हम जो है यह फार्मूला लगाएंगे। तब देखिए कि आपका क्या निकल के आएगा, तो 42 गुणे 42 माइनस 41, उसके बाद फिर आपका 42 माइनस 15, उसके बाद क्या आएगा, तो 42 माइनस का 28। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 42 और 42 में से 41 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 42 में से 41 जाएगा 1 और यहाँ 42 में से 15 जाएगा तो आपका 27 आएगा और इधर आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा। तब देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका निकलेगा किससे, तो 14 गुणे आपका 9 से या बाहर निकल जाएगा। तो 14 नवा कितना हो जाएगा, तो 126 हो जाएगा। 14 नवा 126, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि एक आयत की विकर्षों की लंबाई और चौड़ाई क्रम से आपका 12.5 और आपका 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो देखिए आपका यहाँ पे 1 मिनट,
यहाँ पे जैसे मान लो आपको ए दे रखा है और बी है, सी है और डी है, तो इस तरह से आपका है और आपका यहाँ पे ए वाला है। तो देखिए आपका अब मान लेंगे बी डी बराबर, यहाँ पे बी डी बराबर हम मान लेंगे यहाँ पे आपका 12.5 है, 12.5 है, और आपका सी डी बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तब बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कर देंगे और बी सी का स्क्वायर बराबर आपका देखिए बी डी का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए 12.5 का स्क्वायर और माइनस आपका 3.5 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर यह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 156.1 ये हो जाएगा 156 आपका आएगा कितना, तो आपका 25 आएगा और माइनस कितना आएगा, माइनस नहीं आपका कितना आएगा, हाँ माइनस आएगा तो आपका 12.25 आपका आएगा। अब बी सी बराबर, अब देखिए इधर जाके आपका ब्रैक करनी में लग जाएगा, तो आपका कितना आएगा, ये करनी में आपका आ जाएगा 144 हो जाएगा। 144 जब निकालेंगे ये तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 12 से आपका बाहर निकल जाएगा, 12 से बाहर निकल जाएगा। अब आयत की परिधि ज्ञात करेंगे, अब यह 12 से जो है आपका बाहर निकल गया। अब आयत की परिधि ज्ञात करेंगे तो 2 गुणे 12 प्लस आपका कितना है 3.5, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 15.5 और आपका कितना आ जाएगा 15 दूना 30 आपका 31 हो जाएगा, 31 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कह रहा है कि लड़की की बक्सों में आपका 10,290 पुस्तकों का पैक करना है और यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक हो सकती है और एक बक्से में आपका 518 है, तो पुस्तकों में पैक करने में बक्सों की कुल का मूल्य का क्या लगेगा। तो एक बक्से में आपका एक बक्सों की जो संख्या दे रखी है वो आपकी 98 दे रखी है, और बात करें कुल पुस्तकों की संख्या कितनी आपकी दे रखी है, टोटल आपकी जो दे रखी है वो आपका 10,290 दे रखा है। अब क्या करेंगे, सीधे हम जो है कुल बॉक्स की संख्या निकालेंगे। तो 98 में जो है हम क्या करेंगे, 98 में 1,290, अब इसे भाग देंगे किस में, तो आपका 98 से, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 1 मिनट कट गया ये आपका देखिए हो जाएगा 1,290 और आपका बट्टी हो जाएगा कितना 98 और आपका हो जाएगा 100 यहाँ से काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका अगर 98 से भाग देंगे और 10 से आपका ये आपका कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। एक बॉक्स का मूल्य कितना हो जाएगा, एक बॉक्स का जो आपका मूल्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, तो 518 है, एक बॉक्स का मूल्य आपका 518 है। तब देखिए और 105 बॉक्स का मूल्य कितना हो जाएगा, 105 बॉक्स का, तो 105 को जो है 518 से जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं तो देखते हैं कितना आता है, तो आपका यह आ जाएगा 54,390 रुपये, 54,390, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है इसे सरलीकरण करना है, क्या करना है, इसे सरलीकरण करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो कितना है आपका 1/5 है, 1/5 भागा कितना है 1/ आपका 5 और गुणे 1/ आपका 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये आपका बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 1/5 और गुणे 1/5 और प्लस आपका 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 1/5 और भागा 1/5 और बटे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप फिर आपका क्या है, तो 1/1 + 5 है, देखिए ये आपका इधर जाएगा ना, इधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा
और बटे ये हो जाएगा क्या, 1/25 प्लस 1/5 बराबर 1/25। यहाँ पे हम जो है 5 से मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं और 25 से मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं। तब देखिए अब यह जो कुछ कटने लायक रहेगा तो उसे हम काट देते हैं। तो यहाँ से 25 से 25 आपका कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1/5 यानी आपका 1/5 यानी आपका 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। और कह रहा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इसे घनाभ के आधार पर परिमाप 12 सेंटीमीटर तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछ रहा है तो आपका कितना दे रखा है, 24 दे रखा है ना, 24 घनाभ आपका दे रखा है। यहाँ 24 घनाभों का आयतन आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एल बी एच हो जाएगा, एल बी एच बराबर 24। तो आपको हाइट निकालनी है, हाइट आपका हो जाएगा 24 और एल गुड़े आपका बी इधर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 24 और 4 दूना इधर आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 दूना आपका, तो आपका देखिए 4 से कटेगा 4 6 24 और 2 3 6 यानी 3 आपका 3 सेंटीमीटर आएगा। अब इसे जो है आपका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं करना। इसे जो है आपको एक साइड से एक साइड लगा देना है, आपका कटे पीटेगा जो आपका, तो आपका क्या बचेगा, तो ऑप्शन नंबर केवल आपका डी बचेगा। अब 3 चौराहे के ट्रैफिक लाइटें दे रखी हैं। 3 चौराहे के आपकी ट्रैफिक लाइटें कह रहा है 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती। यदि वे एक साथ सुबह 7:50 AM पर बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो कितना दे रखा है आपका, 75 है, 60 है, यानी 1 मिनट आपका 60 सेकेंड हो जाएगा, 75 सेकेंड और 90 सेकेंड। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो आपका देखिए 4, इनका 4 9 गुड़े 5 गुड़े 5, इनका एलसीएम कितना जाएगा, तो आपका 900 आएगा। 900 आ गया। अब 900 को क्या करेंगे, देखिए 900 सेकेंड आ गया। अब 900 को जो है हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 से 1 कट जाएगा और 15 छक्का आपका कितना आ जाएगा, आपका 90 मिनट आ जाएगा। 15 में आपका 15 मिनट आ गया। अब बस क्या करना है आपको, 7 बज के आपका कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, इसमें आपको 15 ऐड कर देना है। 15 ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8:05 पे, ऑप्शन नंबर सी विकल्प। कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक गुणनफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। तो शेषफल 46 भाजक गुणे कितना होता है, तो यहाँ पे भाजक गुणे आपका क्या हो जाएगा, तो भाजक बराबर 5 आपका गुणे आपका कितना क्या दे रखा है, तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणे 46 बराबर कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। 230 हो जाएगा। अब देखिए भागफल हमें ज्ञात करना है, भागफल, तो भागफल आप बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे आपका, भाजक गुणे यानी 230 बटे आपका 10 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, ये आपका 23 आ जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजपा गुणे आपका कितना हो जाएगा, तो 230 गुणे 23 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 ये आपका 23 और 230 और प्लस का कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 23 गुणे 232, 23 गुणे 232 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5336 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये सब है आपके, देखिए बाकी क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं। मैं इसे जो है पीडीएफ के तौर पर दे दूंगा, आप सब इसे वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा।